नमस्कार. परिवर्तन न्यूजमध्ये स्वागत आहे. आपण गेल्या 8 ते 10 दिवसापासून टी व्हीवरती बघतो आहे की युक्रेन आणि रशिया यांचं जे युद्ध आहे ते युद्ध एका वेगळ्या वळणावरती येऊन पोचलं आहे. त्या युद्धाच्या झळा अनेक देशांना पोचल्या, त्याचाही परिणाम आपल्या भारतावरती झालेला आहे. परंतु त्याचे पुढे जाऊन आपल्याला सांगता येईल की त्या युक्रेनमध्ये आपल्या भारतातील काही मुलं, महाराष्ट्रातील मुलं वैद्यकीय शिक्षणासाठी त्या युक्रेनमध्ये गेले होते आणि ऑपरेशन गंगा या मोहिमेअंतर्गत त्या मुलांना भारतामध्ये आणण्यात गेलं. साधारण गेल्या 8 ते 10 दिवसापासूनची जी युद्धजन्य परिस्थिती आहे ती परिस्थिती या मुलांनी, या कुटुंबांनी, त्या पालकांनी अनुभवलेली आहे. नेमकी त्यांची ती भूमिका काय आहे, त्या 8 ते 10 दिवसाच्या युद्धजन्य परिस्थितीच्या तणावामध्ये ते आपल्या मुलांना कशा पद्धतीनं धीर देत होते, पालक म्हणून त्यांची काय भूमिका आहे, काय जबाबदारी आहे, या सर्व गोष्टी आणि त्या युक्रेनमधील जी काही परिस्थिती त्या मुलांनी कोणत्या धिटाईनं, कोणत्या मानसिकतेनं त्या युद्धजन्य परिस्थितीला सामोरं गेले, याच्यावरती आपण आज चर्चा करण्यासाठी येत आहोत. माझ्यासमवेत आज गोपाळपूर तालुका पंढरपूर येथील वर्षाली जाधव आणि त्यांचे कुटुंब या ठिकाणी आहेत. वर्षेला निकनेम नावानं मोनाली असं ओळखलं जातं. मोनाली आणि तिचे जे पालक आहेत आपल्यासमोर आहेत. तर मी पहिला प्रश्न तिच्या वर्षाच्या पालकांना विचारेन. नमस्कार. नमस्कार. तर गेल्या 8 ते 10 दिवसापासून आम्ही किंवा महाराष्ट्रातील लोक ते युद्धजन्य परिस्थिती टी व्हीवरती ऐकत होतात. तुम्ही ज्यावेळेस तुमची मुलगी युक्रेनमध्ये आहे आणि युद्धजन्य परिस्थिती आहे हे समजल्यानंतर पहिली भावना काय होती? भीती वाटत होती, भीतीचं निर्माण झालेलं होतं. अन्न गोड लागत नव्हता. काही वेळेला फोन मुलीला केला तर फोन लागत नव्हता. नाही ना म्हणजे आमचं धाबं दणदणायचं. त्यामुळं अति भीतीचं निर्माण झालेली होती. तर तुम्ही पुरुष म्हणून एक ह्या गोष्टी सहन केल्या असत्या, मानसिक धीर दिला असेल, परंतु कुटुंबाला कसं यातून सावरलं? नाही म्हणजे लई हे केलेलं आहे की अति बेकार परिस्थितीतनं आम्ही 8 दिवस सहन केलं आहे. सुरुवातीच्या काळामध्ये युद्धजन्य परिस्थिती एवढी तणावाची होईल असं वाटलं नव्हतं. असं काय पहिलं वाटलेलं नव्हतं. जी नंतर परत जास्तच वाढायला लागलं, भीतीचं निर्माण झालेलं होतं. अशी की भरपूर भीती अशी वाटत होती तर मुलगी येईपर्यंत. इथून तुम्ही कशा पद्धतीने संवाद साधायचा, तिला कसा धीर द्यायचा तिथं? द्यायचं नाही बेटा, यायचं काय हे केलेलं होतं मोदी सरकारनं. आम्ही लय आभारी आहे. मोदी सरकारनं, मोदी आहे तर देश आहे असं आम्ही बोलू शकतो की तरी गंगा ऑपरेशन चांगलं भारत माताची जी मुलं आहेत आपल्या भारतात आणायला लागलेली आहेत, खूप चांगलं मोदी सरनं केलेलं आहे भारतात आणण्यासाठी अभियान सुरू. त्यामुळे तुम्ही मोदी सरकारचा असेल किंवा केंद्र सरकारचा विशेष आम्ही आभार मानतो केंद्र सरकारचा, मोदी सरचा. की ज्यावेळेस तुम्हाला पहिली युद्धाची बातमी तिथं समजली त्यावेळेस असं वाटलं की आपली मुलगी तिथं सुरक्षित आहे किंवा सुरक्षित नाही, त्याबद्दलच्या काय? ज्या वेळेला बम फुटला त्यावेळेला पहिल्यांदा सकाळची बातमी आलेली होती की बम फुटला. त्यावेळेला सगळी भागमदौडी झाली तिथं. त्यावेळेला सांगितलं की सगळं बंद केलेलं होतं. तिथून बसा, ट्रेना सगळ्या बंद केलेल्या होती. मुलांना कुठं यायला जायला जमत नव्हतं. लार्म वाजला का ते बंकरमध्ये, रेल्वेच्या अंडरग्राऊंडमध्ये बंकरमध्ये जाऊन लपायची. म्हणजे आज 10 दिवसातनं रोटी मुलीनं खाल्लेली आहे. 10 दिवस रोटीसुद्धा भेटलेली नव्हती. अतिशय खडतर परिस्थितीमध्ये आज ती आमच्यापर्यंत पोचली. घरी आली? सकाळी ती आली 9 वाजता. बरोबर. म्हणजे ज्यावेळेस ही सर्व परिस्थिती होती त्यावेळेस तुम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या कोणत्या अधिकाऱ्याशी संपर्कात होता का, किंवा जे भारतीय दूतावास आहे त्यांच्याकडे संपर्कात होता का? तसं काय नाही, मी त्यांच्या कोणी अधिकारी तुम्ही त्या संपर्कामध्ये नव्हतात ज्यावेळेस? ब्रदर वगैरे आहेत, सर्व कॉन्टॅक्टमध्ये होते. माझ्या आत्याची मुलगी आहे अमिता दगडे, बार्शीची CO आहे सध्या आता ऑलरेडी ती.
तिन्ही म्हणजे सगळ्यांनी काय अधिकारी होते मला हां. म्हणजे तुम्ही त्या प्रशासकीय हो. अधिकाऱ्यांच्या संपर्कामध्ये होऊन तुम्ही ते सर्वजण धीर देत होतात. सानिध्यात होतो आम्ही हां सगळे. हां. तर एक वडील म्हणून जे हळवं मन आहे त्यांचं हळवं मन त्यांनी बोलतं करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आपल्यासमोर वृषाली आहे की जिनं नक्की गेल्या 10 दिवसामध्ये जी युद्धजन्य परिस्थिती आहे त्या युद्धजन्य परिस्थितीला कशा पद्धतीनं तोंड दिलं, कसा धीर दिला ते जाणून घ्या. वृषाली वेलकम. हेलो सर. तर जी युद्धजन्य परिस्थिती तुझी मग सुरुवातीला आमच्या प्रश्नाला सांग की तू शिक्षणासाठी तिथं युक्रेनला कधी गेली? मैं वहाँ पे 2016 में गई थी. अच्छा. आई एम नॉट अ ड्रॉप आउट स्टूडेंट. आई क्लियर्ड माई 12th इन 2016 एंड आई वेंट इन यूक्रेन इन 2016 ओनली. अच्छा. म्हणजे तू MBBSची डिग्री घेण्यासाठी तू युक्रेनमध्ये हो, गेली हो. होती. तर आमच्या प्रश्नाला आणखीन एक पुढचा एक प्रश्न आहे की MBBS जे पूर्ण कंप्लीट करायचं आहे ते भारतामध्ये कंप्लीट न करता युक्रेनमध्ये काय फॅसिलिटी आहे किंवा तिथं काय वेगळे पण काय वाटतं युक्रेनला MBBS करण्यासाठी? बरेच मुलं MBBSला येत आहेत. त्या पाठीमागचं रिझन काय ॲज अ स्टुडंट म्हणून? उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे MBBS की सीट्स काफ़ी कम होती हैं. मतलब कि और ऊपर से अगर कोई इंसान जनरल कैटेगरी में हो तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती है इस चीज़ की, मतलब कि वो सीट वो करने के लिए. तो मतलब कि प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं पर लाइक और फीस का भी इशू? यस, फीस का भी इशू है एंड एवरीबडी कांट अफोर्ड इट. सो मोस्टली स्टूडेंट्स इसीलिए बाहर जाना सेलेक्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे एक अफोर्डेबल प्राइस में मतलब हम डॉक्टर बन जाते हैं. सो एवरीबडी चूजेस दैट ओनली. सर फीस कितने MBBS के फर्स्ट ईयर की यूक्रेन के और यहाँ की कंपैरिजन करें तो? यस, फर्स्ट ईयर की वहाँ पे 5 lakhs मतलब टोटल हो जाता है फीस प्लस एकोमोडेशन. लाइक एवरी ईयर इट्स लाइक 5 lakhs to 6 lakhs. बट मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मतलब 8 to 10 lakhs पर ईयर फीस हो जाती है यहाँ पे MBBS की. तो मतलब इसीलिए बच्चे बाहर जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और मतलब हर एक पेरेंट्स को ऐसा ही लगता है कि अपना बच्चा डॉक्टर बने. और कम से बिल्कुल. कम कुछ जो बाकी फीस के विषय वो भी क्लियर हो जाएगी. अगला प्रश्न है कि जब आप यहाँ से गई थी जी. अच्छे 4 साल पूरा हो गए. अब आखिरी जो एग्जामिनेशन है एजुकेशन ईयर वो लास्ट तक था और उस लास्ट मंथ में भी ये सब कुछ हादसा हो गया. पहला हादसा क्या हो गया और आपने उसका कैसा मुकाबला किया? सबसे पहले मतलब कि न्यूज़ आ गई थी कि मतलब कि ऐसा कुछ होगा बट लाइक एवरीबडी की वॉर नहीं होगा क्योंकि इतना आसान नहीं है वॉर होना. वी हैव टू टेक लाइक डिफरेंट मीन्स परमिशंस फ्रॉम कंट्रीज़. बट 24 को लाइक एट मॉर्निंग इन 5 इन यूक्रेन, आई एम सेइंग द टाइम, एक एक्सप्लोजन हुआ जिसके कारण काफ़ी हबड़ा दबड़ी मच गई वहाँ पे. तो सब वहाँ पे उठ गए एंड लाइक ग्रुप्स में फ़ोटोज़ आनी स्टार्ट हो गई कि कहाँ पे मतलब हुआ, सारी वो चीज़ें आने लगी. तो वहाँ से मतलब कि फ़र्स्ट एक्सप्लोजन हमारा स्टार्ट हुआ जो कि रोज़ दिन पे दिन बढ़ता गया. एंड लाइक उसमें आप पापा को कैसे, घर वाले को कैसे कॉल किया, कैसे उसके संपर्क में रही? घर वालों को सबसे पहले कांटेक्ट किया कि लाइक यहाँ पे ऐसे ये सब कुछ हो चुका है. तो घर वालों ने कहा कि देखो बेटा मतलब वहाँ पे क्या होता है एंड लाइक उसी तरह से आप भी करो, आप पीछे मत रह जाना. लाइक सभी के साथ आपको बन के रहना है ग्रुप में. और वो सिचुएशन क्या थी? आपने कोई जो वॉर था वो वॉर का सिचुएशन कोई आपको हाल देखा क्या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल. एक्चुअली मेरा जो रूम है ना वहाँ पे बालकनी है और बालकनी से ना ऐसे लाइक दूर से जैसे एक रेड फ्लेम्स ऐसे दिख रही थी, मतलब कि जो कि बहुत मतलब लाइक इट्स लाइक अ क्रैकर. लाइक इन दिवाली वी मेक अ क्रैकर्स ना, लाइक इट वाज लाइक दैट एंड इट वाज फ्लेमिंग सो लाउड. लाइक कि ऐसा मुझे तो ऐसा ही लगा कि ये मैं कोई सपना देख रही हूँ, लेकिन जब वो तो हकीकत में वो यस वो हकीकत थी. तो इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन कि मतलब कि अब करें क्या. इतना ज़्यादा पैनिक हो चुका था उस टाइम पे. सुबह के 5 ही सिर्फ बजे थे वहाँ पे. और ये सब होने के बाद 5 से 6 दिन हो गए और उस जब इधर आने की जो आपकी तैयारी कर रहे थे उस समय अब गवर्नमेंट के जो लीगली रिसमेंट थे वो आपको कैसे कोऑपरेट कर रहे थे कि जो ऑपरेशन गंगा जो चल गया उस ऑपरेशन गंगा के बारे में आप क्या बताना चाहिए? जी, मतलब कि जैसे हमारी एम्बेसी है, एम्बेसी ऑफ यूक्रेन विच इज़ इन कीव. तो वहाँ से मतलब हमें कोई इन्फॉर्मेशन जल्दी आई नहीं कि आप लोगों को यूक्रेन मतलब खाली कर देना है. जैसे अब हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग हैं, जैसे इज़राइल हो गया, साउथ कोरिया हो गया. सभी की एम्बेसीज़ ने एटलीस्ट 1 वीक पहले ही उन्हें बता दिया था कि आपको यहाँ से निकल जाना है. बट हमारी इंडियन एम्बेसी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया. इट वॉज लाइक जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन फ्रॉम 2 days दे सेड कि येस यू हैव टू गो एंड दे मैंशन लाइक दैट कि विच आर नॉट इसेंशियल दे शुड नॉट गो एंड विच आर इसेंशियल दे पुट द डिफरेंस ऑफ इसेंशियल एंड नॉट इसेंशियल. एंड हम तो है भी 6th ईयर में, तो लाइक इन मई वी हैव द क्रॉक एग्ज़ाम. सो मतलब कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप सबको ही जाना है. एंड इट वॉज लाइक February, तो मई में हमारा वो एग्ज़ाम होता है. हमें नहीं पता अगर हम चले भी जाएँ हम वापस आएंगे कि
नहीं आएंगे उस एग्ज़ाम के लिए। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ का ये कंट्री एग्ज़ाम है जो कि हमें देना बहुत ज़रूरी है, जिसको क्रॉक 2 कहा जाता है। तो 6th ईयर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था कोई भी डिसीज़न लेने के लिए, क्योंकि कोई कुछ कह नहीं रहा था कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बस सभी एक दूसरे को देख रहे थे क्या करना है क्या नहीं कि क्या करना है और क्या नहीं करना बस। लेकिन फिर उसके बाद इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन होने लगा कि हमें कहा गया कि लाइक यू हैव टू बी अंडरग्राउंड, या तो आप अपने बंकर्स में रह जाइए या फिर अंडरग्राउंड मेट्रो में चली जाइए। तो फिर मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पे बंकर्स था नहीं, तो लाइक मी एंड माई सम फ्रेंड्स वी मूव टू द स्टूडेंट्स का मेट्रो। वहाँ का एक्सपीरियंस क्या था? बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी फर्स्ट डे तो, मतलब ऐसे थे वहाँ के भी लोग, जैसे यूक्रेन वाले लोग हो गए, हम लोग हो गए, इतनी ज़्यादा भीड़ मच चुकी थी वहाँ पे। इतने छोटे छोटे बच्चे थे, लाइक देयर वर प्रेग्नेंट लेडीज़ जिन्हें अस्थमा पेशेंट, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ हो चुका था कि लाइक बहुत ही ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी उस थी। सब सिचुएशन में खाने पीने का क्या ख्याल रहता था? खाने पीने के लिए ये सिस्टम था कि मतलब कि हम हैं इंडियंस, ठीक है, तो जो फूड हमें प्रोवाइड किया जा रहा था उससे मतलब कि नहीं हो पा रहा था। मतलब स्टार्टिंग इट वाज गुड कि हाँ हमें कुछ तो मिल रहा है, कि हमें ब्रेड्स मिल रही हैं, बिस्किट्स मिल गए हैं, लाइक समथिंग स्वीट, लेकिन वो पेट भरने वाली चीज़ें नहीं हो रही थी। मैं मानती हूँ कि मतलब ऐसी सिचुएशन में हमें कोई खाने का इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका जिंदा रहना हाँ, जिंदा रहना ज़्यादा अच्छा है। तो बस कुछ नहीं, हम मेट्रो में हमने पूरे 5 डेज़ निकाले उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के, मतलब जहाँ पे ना बैठने की जगह होती थी ना खड़े होने की जगह होती थी, उस 5 दिन में हमने निकाला है। वहाँ पे वॉशरूम्स कुछ भी अवेलेबल नहीं थे सही से। बस इस सिचुएशन में वहाँ पे हमने 5 डेज़ निकाले, और सिचुएशन दिन पे दिन इतनी बढ़ती गई कि कोई कुछ कर ही नहीं रहा था। एम्बेसी कह रही थी आज हम कल करेंगे अब, और जो हमें इंडियन एम्बेसी ने बॉर्डर्स दिए थे विच वॉज दी पोलैंड, हंगरी एंड दी रोमेनिया, वो खार्किव से बहुत ही ज़्यादा दूर थे। इट वॉज लाइक 1200, 1500, 1400 किलोमीटर्स। और हम ईस्टर्न साइड में आते हैं खार्किव के। तो कई बच्चे, यूनिवर्सिटी कौन सी थी? मेरी यूनिवर्सिटी वीएन कराजीना खार्किव है। अच्छा। तो फिर मतलब कि बहुत ही मुश्किल हो चुका था, क्योंकि इतना पैनिक हो चुका था कि वहाँ से उस बॉर्डर पे जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अवेलेबल नहीं होगा था। कौन ही कर सकता था, क्योंकि ऊपर से शेलिंग वगैरह हो गई थी, कौन किसकी गारंटी ले सकता था। तो कुछ भी नहीं, हमें अंडरग्राउंड रहने के लिए कहा गया था। हम रोज़ सोचते कि हाँ सिचुएशन आज ठीक होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आफ्टर 5 to 6 डेज़ मतलब ऐसा हुआ कि मतलब कि मिसाइलें गिरनी शुरू होगी। और जैसे आपको भी पता है कि हमारी ही यूनिवर्सिटी का एक मतलब कि स्टूडेंट था, हाँ कर्नाटक का स्टूडेंट, वो उस चीज़ में एक्सपायर हो चुका। तो मतलब कि बस ऐसे लग गया कि अब तो कुछ भी हो जाए, अब यहाँ से निकलना है। और फिर उस टाइम पे एम्बेसी ने कहा कि हाँ आपको निकल जाना चाहिए, लाइक मतलब कि कैसे निकलेंगे? हाँ, जाना था इतना हाँ उन्होंने बस इतना कहा कि आपको निकल जाना चाहिए। उन्होंने कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमें नहीं लगाया, जबकि उन्हें पता था। जैसे कि सबसे जो 2 रेड सिटीज़ है ना, वो कीव एंड खार्किव थी। कीव वाले बच्चों को तो फिर भी निकाल दिया गया, लेकिन खार्किव वाले स्टूडेंट्स तक एम्बेसी की कोई हेल्प नहीं पहुँची, ज़ीरो हेल्प थी वहाँ पे। तो फिर उस सिचुएशन में हम खुद निकले। ऐसे हो गया था कि हम वहाँ से निकले, इवन कि टैक्सीज भी बुक नहीं हो गई थी वहाँ पे, क्योंकि एयर स्ट्राइक हो गया था और बहुत बच्चे थे वहाँ से निकलने के लिए। तो हमने खुद रास्तों पे चलना स्टार्ट किया, लाइक मतलब इतनी हैवी बम्बार्डिंग हो गई थी ना एयर मतलब ऊपर से, कि मतलब ऐसा डर लगा था कि हम रेलवे स्टेशन तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। बिल्कुल पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँचे। हम चलते गए रेलवे स्टेशन तक, वहाँ पे जाके देखा सीन, इतनी ज़्यादा भीड़ कि लग ही नहीं रहा था कि हमें कोई भी ट्रेन आज की मिल पाएगी। हम फिर भी उसी में मतलब इतनी धक्का मुक्की करके हम वहाँ से घुस गए, एक प्लेटफॉर्म से दूसरा प्लेटफॉर्म छोड़ा, इवन कि हम ट्रेन की पटरियों से चढ़ते हुए हम गए, और कैसे ना कैसे करके हम वहाँ पे पहुँच गए रेलवे में। फिर रेलवे से हम पहुँचे लिवीव। वहाँ पे लिवीव में उतरे। लिवीव से हमने की मिनी बस, लाइक सम फ्रेंड्स हमने वहाँ से की, और हम वहाँ पे यूक्रेन के बॉर्डर पे गए, चौप पे, जो कि यूक्रेन का एग्ज़िट है। वहाँ पे चौप से जाने के बाद हमारा इमिग्रेशन हुआ वहाँ पे, क्योंकि हमने एग्ज़िट करना था, नई कंट्री में जाना था। तो वहाँ से हमें रेलवे मिली जो कि ज़होनी की थी, जो कि हंगरी बॉर्डर क्रॉस करवाएगी हमें। तो हम वहाँ पे हमने टिकट्स वगैरह ली, लाइक इट वाज एवरीथिंग वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसी कोई बात नहीं है। बट जो हेल्प आनी चाहिए थी इंडियन एम्बेसी की तरफ से वो कुछ भी नहीं आई। हमारे टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं आई। इन 2 दिनों में आनी ज़रूर शुरू हुई, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन जब बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चे मतलब कि मरने लग गए हैं। उस टाइम पे उन्होंने की, और आपको भी पता है कि इंडियन स्टूडेंट वहाँ पे कोई कम नहीं है। इवन हाँ 16,000 से भी ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे।
तो कुछ नहीं, हम वहाँ पे फिर लिवीव पहुँचे। हमने लिवीव से हमने अपनी मतलब कि बसेस करवाई, ट्रेन्स करवाई। हम जैसे तैसे करके हम हंगरी के वहाँ पहुँच गए, बुदापेस्ट में पहुँच गए हम वहाँ पे भी जैसे न्यूज़ में सब दिखा रहे थे कि आप बस एक बार बॉर्डर्स क्रॉस कर लो, लाइक वी विल बी हैविंग द एम्बेसी पीपल्स या मिनिस्टर्स आपको मिलेंगे। मैं जिस दिन आई वहाँ पे कोई भी नहीं था। हमने वहाँ पे बुदापेस्ट में हमने एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स हमने वेट किया वहाँ पे कि कोई आए, हमें कोई यहाँ से बसेस में बिठा के लेके जाए, कहीं एकोमोडेशन के लिए लेके जाए। हमने वहाँ पे 6 आवर्स हमने मतलब कि वेट किया। -3 to -4 टेम्परेचर था वहाँ पे, मतलब एकदम ओपन में हमें वहाँ पे खड़ा किया गया था। अब वो लोग भी हमें कहाँ पे बिठा सकते हैं, हम इतने जने थे। तो वहाँ पे हमने इतना वहाँ पे वेट किया। फिर वहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स आए जो कि हमें एक ऐसी मतलब जगह पे लेके गए। वो बस ऐसे था कि हम ठंड से बच सकते हैं वहाँ पे, अगर हम बाहर रहेंगे तो मर जाएंगे। लेकिन जैसे दिखाया गया ना कि होटल्स वगैरह दिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ स्टूडेंट्स को मिले होंगे लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि जने बहुत ज़्यादा हो गए थे और एकोमोडेशन रहने की जगहें कम हो चुकी थी। तो वहाँ पे बहुत अच्छे कुछ वॉलंटियर्स थे, ऑल थैंक्स टू देम, जिन्होंने हमें वहाँ पे बिठाया। मतलब ऐसे था हम एक रूम में 50-100 जने बैठे हैं, बट ठंड में मरने से अच्छा है कि हम वहाँ पे जाके बैठ इस सब सिचुएशन में आप भारतीय हो, इस भारतीय का आपको कुछ बेनिफिट मिल गया वहाँ? कोई बेनिफिट नहीं मिला। बस बेनिफिट एक ये मिला, जब हम बुदापेस्ट पहुंचे हमारी फ़्लाइट्स हुई जो कि मोदी जी ने करवाई, जो कि ऑपरेशन गंगा में ही फ़्लाइट हुई। बस एक वो मतलब इंडियन मतलब हमारे लिए किया गया। अदरवाइज़ जैसे एम्बेसी इतना कुछ कह रही कि हमने आपके लिए ये किया, हमने आपके लिए इतनी सारी एडवाइजरीज निकाली। इन एडवाइजरीज में उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि एवरी इंडियन शुड हैव टू लीव द यूक्रेन। उन्होंने ये मेंशन किया कि जिनका वहाँ पे रहना इसेंशियल नहीं है वो निकल जाओ। अरे ये क्या मतलब हुआ, जिनका रहना इसेंशियल नहीं है सबको जाना ज़रूरी है। तो कुछ नहीं, बस फिर हम वहाँ से हमें वहाँ आप जब पहली बार दिल्ली में आ गए, महाराष्ट्र सदन में आएगी, हाँ। तो वहाँ की क्या सिचुएशन वहाँ की कैसे लगा कि आप उस और रूम से अपने कंट्री में आएंगे? तो पहली एक्सप्रेशन क्या थी? बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि हाँ अब हम जिंदा निकल चुके हैं यहाँ से। मतलब बहुत ही रिलीफ वाली ब्रीथ थी वो। दिल्ली में जब आप पहले आए तो पहला कॉल किसी का, मम्मी के को या क्या पापा को गया? सबसे पहली कॉल मैंने अपने मम्मा को की ही। हाँ, क्या बात की मम्मा से? मैंने ये कहा कि आप टेंशन मत लो, देखो अब तो मैं दिल्ली पहुँच चुकी हूँ, अब ये तो अपना इंडिया है, चाहे यहाँ पे अब 1 या 2 दिन वेट करना पड़ जाए घर आने के लिए, मैं पहुँच जाऊँगी, अब टेंशन मत लो। आपण ह्या सर्व बातम्या आत्ता ऐकत असताना, हिचं वृत्तांत ऐकत असताना डोळ्यासमोर ते चित्र दिसत आहे. हे चित्र ऐकणं असताना सुद्धा अंगावर अक्षरशः शहारे येतात. परंतु ती परिस्थिती जर आपण पाहिली, -2 ते 3 डिग्री सेल्सियसमध्ये 6-6 तास उभं राहणं, आणि आपण समोरून जातोय आणि समोरून जात असताना आपल्या डोक्यावरून बॉम्ब पडत आहे, जी युद्धीन परिस्थिती आहे ते अनुभवणं खरंच ते खूप कठीण परिस्थिती आहे. आणि या सर्व परिस्थितीमध्ये ही जी वृषाली आहे ती वर्षाने धीरानं तोंड देऊन आली, तर निश्चितपणानं तिचं कौतुक करण्यासारखंच आहे. त्याच्यातून ती आली आणि दिल्लीत आल्यानंतर तिनं पहिला कॉल तिच्या मम्मीला केला आणि त्या मम्मीच्या तिच्या काय भावना आहेत त्या एकदा आपण जाणून घ्या. नमस्ते. नमस्ते सर. आता वृषाली आपली दिल्लीमध्ये आल्यानंतर तुमच्याशी पहिलं बोलणं झालं किंवा त्या सर्व 8 ते 10 दिवसात एक आई म्हणून काय भावना आहेत आपल्या? खूप टेन्शनमध्ये होतो आम्ही 8-10 दिवस. खूप म्हणजे इतकं टेन्शन होतं की रोज हिची न्यूज यायचं. एखादा फोन लागायचा दिवसातून 24 घंट्यातून. तिनं म्हणजे जेव्हा मेसेज वगैरे करायची तेव्हा अगदी आम्ही हातपाय म्हणजे इतके गळून गेले होते की आता आपली मुलगी परत कशी येणार आहे ह्या टेन्शनने आम्ही 8 दिवस घरात म्हणजे जेवणसुद्धा आमच्या घरात बनलेलं नव्हतं 8 दिवसात. इतकं टेन्शनमध्ये होतो. हे 2 दिवस तर रडले हिचे वडील तरी खूप. हां, खूप म्हणजे टेन्शनमध्ये. पण आमची मुलगी इतकी हिंमतवाली आहे की तिने उलटं आम्हाला हिंमत सांगितली की मम्मा मी कशीही करून मी पोचणार आणि आपलं BJP सरकार खूप चांगलं आहे, मला पोचवणार ते इंडियात व्यवस्थित, तू काळजी करू नको अजिबात. आणि दिल्लीमध्ये आल्यानंतर तिला खूप चांगलं म्हणजे त्यांनी BJP सरकारने हँडल केलं. खूप महाराष्ट्र सरकारने BJP सरकारने गंगा ऑपरेशन म्हणून माझी मुलगी इथपर्यंत आले, त्यामुळे BJP सरकारला मी खूप धन्यवाद देते. तर सरकारला तर धन्यवाद त्यांनी दिला आहे. तर सरकारबद्दल सरकार त्याचे जे काय रूल्स आहेत त्या रूलप्रमाणे काम करतं. शेवटचा प्रश्न माझा वर्षाला असेल की तुझं जे फायनल एक्झाम आहे आता ते 2-3 महिने त्या संदर्भात पुढचं काय नियोजन? त्या ह्याच्यात तर काहीच नियोजन नाही, कारण की आमचे जे डॉक्युमेंट्स आहेत ती सुद्धा कॉलेजमध्ये आहेत. मग त्यासाठी जसं आमचं डिसेंबरमध्ये म्हणतात ना की म्हणजे की इथनं एक्झिट एक्झाम आम्हाला द्यावा लागतो, विच इज मेडिकल काउन्सिल अँड सम पीपल. 4 वर्षाचा तोच संघर्ष तिथला केलेला आहे आणि शेवटच्या 3 महिन्यात आता ही सिच्युएशन आली. कारण जर फायनल एक्झामचा डिग्रीज नाही मिळेल तर एवढा जो संघर्ष केलेला आहे त्याचं काय, किंवा त्यातला एक्सपिरियन्स
म्हणजे मतलब ऐसे लगता है कि मतलब कि इतना सब कुछ हो चुका है ना कि मतलब ऐसा लगता है कि मोदी सरकार इस चीज़ में ज़रूर हेल्प करेगी हमें, लाइक जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, हमें लगता है कि कुछ ना कोई मतलब कोई एग्ज़ाम या कोई भी मतलब चीज़ करके हमें इस चीज़ से निकाला जाएगा और हमें डिग्री दी जाएगी, क्योंकि हमारे जो मतलब हमारे वहाँ पे एक्चुअली 6 ईयर का कोर्स होता है, तो मतलब कि आसान नहीं है कि हम कहीं और एडमिशन या ट्रांसफ़र लिया जाए, वो भी सिर्फ लास्ट के 3 महीनों के लिए। 3 महीनों के लिए, बिल्कुल। ऐसे। तो ऐसा लगता है कि अब हमें डिग्री मिल जानी चाहिए, और मैं यही चाहूँगी कि सब लोग मतलब इस चीज़ को जितना हो सके मतलब कि बढ़ाएं कि हमें अपनी डिग्री मिल जानी चाहिए, और वो भी टाइम पे मिल जानी चाहिए, क्योंकि हमारा दिसंबर में है, हमारा MCI का एग्ज़ाम है, जो कि मतलब उससे एटलीस्ट कुछ महीने पहले हमें अपनी डिग्री का सर्टिफिकेट जोड़ना पड़ता है MCI रजिस्ट्रेशन के लिए। हां, तर जे ह्या मुलांनी 5 वर्षाचा तिथला संघर्षाचा काळ केला आहे आणि शेवटचं जे मरण्याच्या दाढातून हे मुलं परत आलेत, कुटुंब एक पूर्ण सावरतं आहे, तर यांचं जे शेवटचं फायनल वर्ष आहे त्या फायनल वर्षी डिग्री त्यांना निश्चितपणे मिळेल. त्यासाठी सरकार म्हणून जे काही प्रयत्न करते सरकार निश्चितपणे प्रयत्न करेल, परंतु या कुटुंबाने आणि या मुलांनी या युद्धजन परिस्थितीमध्ये जे काही धैर्यानं तोंड दिलं ते निश्चितच कौतुक करण्यासाठी आहे. रशिलला तिच्या पुढील शिक्षणासाठी मनपूर्वक शुभेच्छा. थँक्यू.